ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अभ्यास करोगे यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की हमारी जो क्लास होगी बच्चों वो होगी हमारी बेसिकली हमारी एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल एग्ज़ाम्स से रिलेटेड। एंड उसमें हम किसके बारे में आज क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हम जनरल स्टडीज़ के बारे में एंड दैट टू प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चन से के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें लास्ट ईयर या उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या रिपीट हुए हैं, आए हैं, ताकि आप लोगों को क्या मिले, एक पैटर्न मिले कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं एंड आपको उससे आप क्या कर सको, रिवीजन कर सको। ठीक है, सो आप लोग जल्दी से मेरे साथ बन जाइए 5-10 सेकेंड्स के अंदर, 5-10 सेकेंड के अंदर, ताकि हम क्या करें, अपना सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, सो जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे अभ्यास करो के चैनल पे, ताकि हम क्या कर सकें, अपना सेशन थोड़ी देर के अंदर क्या करें, स्टार्ट कर सकें। ठीक है, एंड अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी या बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, आई वांट सारे बच्चे जो लाइव हैं वो सब आके इस सेशन में पार्टिसिपेट करें, बताने का ट्राई करें कि क्या होना चाहिए आंसर। एंड साथ ही साथ इफ़ यू आर आप फेसबुक पे जुड़े हैं तो आप जल्दी से फेसबुक से के साथ हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब पे आ जाइए बच्चों, जो हमारे अभ्यास करो फॉर पीसीएस के नाम से ही है चैनल। अब वहाँ पे ट्राई करो कि वहाँ पे जुड़ने का हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। गुड मॉर्निंग सिकंदर, मोनू, विशाल। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करेंगे एक हम अच्छी मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे से स्टार्ट करते हैं, जो कि कहते हैं मंजिलें चाहे जितनी भी ऊंची हो परंतु रास्ते हमेशा अपने पैरों के नीचे होने चाहिए। व्हाट डज इट से? इट सेज नो मैटर हाउ हाई द गोल इज़ बट द पाथ आर ऑलवेज बिलो आवर फीट। ठीक है, चाहे जितना भी ऊंचा सोचे बट जब तक आप अपने बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे यू विल नॉट अचीव द सक्सेस, यू विल नॉट अचीव योर गोल। So if you want to achieve your goal then start working from today, from the present। आप सोचो कि आगे एक छोड़ो, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे आप अपने कोई भी, किसी का कुछ भी टारगेट हो, किसी का इतना हो, उससे ज़्यादा हो, जो भी टारगेट हो उसे अचीव करने के लिए बच्चों आपको अभी से मेहनत करने की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना बिगिन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट ट्रीज आर प्लांटेड इन स्ट्राइप और ब्लॉक्स, द स्मॉलेस्ट ट्री ऑन द डेजर्ट साइड एंड द टॉलेस्ट ट्री ऑन द अदर साइड, द नेम ऑफ दिस प्लांटिंग इज। ओके, बेसिकली डेजर्ट के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष को लगाया जो जाता है ना, पेड़ों को, वो हम कैसे लगाते हैं, हम बेसिकली सपोज ये है, ठीक है, प्लांटेशन हम रोज़ में करते हैं, ब्लॉक्स में करते हैं या रोज़ में करते हैं। ठीक है, सो इस टाइप का प्लांटेशन करते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, मिट्टी, हमारी जो सॉइल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रख सके, उसकी कंजर्वेशन कर सके, ताकि हम क्या ना कर सके। सॉइल कंजर्वेशन का उल्टा क्या होता है, सॉइल इरोजन। मतलब हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है सॉइल की, फर्स्ट लेयर हमारी जो मिट्टी होती है वो ना उखड़े, ना ख़राब हो स्टॉर्म वगैरह से, तूफान वगैरह से, और वो ज़मीन बंजर ना बने, बैरन मतलब डेजर्ट फॉर्मेशन ना हो, हमारा लैंड हमारा सबसे ज़्यादा क्या रहे, कल्टीवेटेड रहे, हमारा उपजाऊ रहे। उसको रखने के लिए हम इस टाइप की प्लांटेशन करते हैं। किस टाइप की प्लांटेशन? रोज़ में हम प्लांट्स लगा देते हैं। तो इस टाइप की प्लांटेशन को बच्चों क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आर हमारा प्रोटेक्टर्स, एग्रो फॉरेस्ट, विंड ब्रेकर्स या शेल्टर बेल्ट्स। किसके नाम से जाना जाता है इस टाइप का प्लांटेशन? रक्षण, मेखलाए या कृषि वन, वात रोध या फिर सामाजिक वन। किसके नाम से जाना जाता है दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन? आप सभी बताने का ट्राई करो अगर आप जुड़े हुए हैं तो। अशोक ने ए बोला है, वेरी गुड। और बच्चे बताओ क्या होना चाहिए आंसर, ए बी सी डी में से?
आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का। अगर आप सेशन में जुड़े हैं तो प्लीज़ बताइए बच्चों क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए हमारा आंसर? जल्दी बताइए बच्चों क्या होना चाहिए। आई वांट सारे बच्चे जो जो जुड़े हुए हैं वो बताएं, बताने की कोशिश करें मुझे कि ये होना चाहिए आंसर। और इस क्वेश्चन का रजत नहीं पता, कोई बात नहीं। ओके, दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन इज नोन एज, इस टाइप के प्लांटेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? विंड ब्रेक्स कहते हैं। ओके, विंड ब्रेक्स। एंड द अदर नेम, विंड ब्रेक का दूसरा नाम हमारा क्या होता है? शेल्टर बेड्स। इसको हम इस और किस नाम से जानते हैं? शेल्टर शेल्टर बेल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स या फिर विंड ब्रेक, ये दो नाम है इस टाइप के प्लांटेशन को कहते हैं। बिकॉज ये किससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं? बेसिकली लैंड्स को ये हमारे सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। मतलब सॉइल इरोजन ना हो, हमारा जो कल्टिवेटेड लैंड है वो हमारा बैरन ना हो। बैरन मतलब बंजर, या फिर इसे कह सकते हैं, या फिर डेजर्ट में कन्वर्ट ना हो। डेजर्ट में कन्वर्ट ना होने के लिए, बचाने के लिए तो किस टाइप की क्रॉपिंग, किस टाइप की प्लांटेशन की जाती है? वी डू शेल्टर बेल्ट ऑफ ए विंड ब्रेक टाइप ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, सो जो सही आंसर है हमारा वो हमारा क्या होगा? शेल्टर बेल्ट टाइप का प्लांटेशन। बी आंसर नहीं होगा, एग्रो फॉरेस्ट टाइप का प्लांटेशन नहीं होता, हमारा होता है विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक्स टाइप का प्लांटेशन। ओके, सो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जिन भी बच्चों ने सी बोला था आप सभी ने सही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, अ बुक दैट डेवलप्ड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें कि एनवायरनमेंट के, हमारे जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण में रिलेटेड जो बताया गया है कि उसमें अगर ये चीज़ें ठीक नहीं की गई तो उससे ये आगे चल के हम लोगों को चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें हमारे मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। कौन सी बुक है हमारी? साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस बुक एंड ऑल्सो वेरी रिटन बाय अ वेरी फेमस ऑथर के द्वारा लिखी गई है। सो वो बताना है कि वो कौन से ऑथर ने लिखी है, नाम बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास जूलियन ह्यूलेक्स, रेचल कार्सन, जॉन सेमोर या फिर फ्रैंक ग्राम। इन चारों में से कौन सी ऑथर है जिन्होंने क्या लिखा है? हमारा साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक लिखी है। जूलियन ने लिखी है, रेचल ने लिखी है, जॉन ने लिखी है या फ्रैंक ने लिखी है? बताओ क्या होना चाहिए आंसर? वेरी गुड रिचा। रिचा से बी शुड बी द आंसर, बी होना चाहिए। और बताओ क्या होना चाहिए ए बी सी डी में से? दस सेकेंड खत्म होने वाले हैं, जल्दी बताने का ट्राई करो बच्चों क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। देखो जो सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आप मोस्टली ने सही बोला है। द करेक्ट आंसर इज रेचल कार्सन। ओके, रेचल कार्सन वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या लिखी थी? ये बुक लिखी थी। किसके रिलेटेड लिखी थी? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिलेटेड, पर्यावरण प्रदूषण। इफ आई टॉक इन हिंदी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, के बारे में उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? रेचल कार्सन ने लिखा था इन द ईयर 1962।
कौन से ईयर में? 1962 ईयर में ये बुक के बारे में लिखा गया था, मतलब बुक आई थी और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंट बुक थी। इसमें बेसिकली प्रोवाइड करा गया था कंट्रोल पेस्टिसाइड्स वगैरह से कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं उसका, और अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। DDTs के बारे में बात की गई थी, काफ़ी सारे बारे में डिस्कशंस करे गए थे। बस आपको ये याद रखना है कि किसने करी थी और कौन से ईयर में करी थी, दैट इज़ इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज एड्स वायरस। एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, अ लिस्ट RNA, मतलब ए सिंगल RNA होता है हमारे पास, लिस्ट मतलब सिंगल, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास डुअल लिस्ट ऑफ RNA, डबल स्ट्रैंड होते हैं RNA के, या फिर अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, या फिर डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें? DNA होता है या फिर RNA होता है? DNA इज डिओस्क्राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो कौन से स्ट्रैंड होता है? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है या फिर एक डबल स्ट्रैंड होता है? ऐसे ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंड, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है या फिर डबल स्ट्रैंड? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है या डबल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA होता है या डबल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है? जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी बोला है, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए? बी इज व्हाट? अ डुअल स्टैंड ऑफ RNA। जल्दी बताओ A B C D कौन सा करेक्ट आंसर है? ओके, सो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा अ सिंगल स्ट्रैंड RNA। HIV वायरस, एड्स में बेसिकली कौन सा वायरस होता है? बेसिकली एड्स जो बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की ये बीमारी होती है, और इसमें जो वायरस होता है बच्चों वो हमारा होता है HIV वायरस। कौन सा वायरस होता है हमारा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये HIV वायरस जो बेसिकली होता है ये कैरी करते हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। क्या करते हैं? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA, ठीक है, ये करता है बेसिकली, ठीक है। जैसे हम लोगों में डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA होते हैं, हम लोगों में क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडीज़ में डबल स्ट्रैंड होता है DNA का, मतलब एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये हमारे अंदर ये पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड है, एक ये वाली स्ट्रैंड आई और एक ये वाली स्ट्रैंड आई, तो दो स्ट्रैंड हो गई हमारे पास DNA की। बट जो रेट्रोवायरस होता है ये वाला, ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है। और ये क्या करते हैं रेट्रोवायरस? इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो अलाउ करते हैं टू कॉपी RNA इनटू DNA। ये बेसिकली हमारे अंदर DNA है और एड्स बीमारी हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। तो ये करते क्या है? ये बेसिकली इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, HIV वायरस के अंदर अपनी एक क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली कौन सी प्रोसेस करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स
क्या करते हैं इसके अंदर, ये अपने अंदर क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसमें ये क्या करते हैं बेसिकली, इसमें होता क्या है, इसमें ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए डीएनए में कॉपीज बन जाती है, ठीक है। आरएनए किसके अंदर बन जाता है, आरएनए अपने खुद के डीएनए बनाने लगता है। ह्यूमन बॉडी तो अपने डीएनए बनाता ही है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वाले नकली डीएनए भी बन जाते हैं, ये वाले नकली डीएनए भी बन जाते हैं, और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और ये सारे मिलके क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं, इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। ये समझ आया कि क्या करते हैं HIV वायरस, कैसे हम लोगों के अंदर काम करते हैं और क्या करते हैं, ये कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट ऐसे करते हैं। और HIV वायरस क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA के अंदर आते हैं और ये डबल DNA बन जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करने की प्रॉपर्टी होती है। सो जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, दैट व्हाट डज द ट्रैफिक पुलिस यूज इन रेस्पिरेटरी टेस्ट टू ड्राइव अ व्हीकल आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है पुलिस के द्वारा। दैट वी हैव टू टेल, हमें बताना है कि कौन सा टेस्ट हमारे बताते हैं ना, जैसे जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करके अगर सपोज पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो उनके मुंह में कुछ लगाते हैं, कुछ डिवाइस लगाते हैं। सो वो कौन से डिवाइस के अंदर क्या होता है बेसिकली, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है वो टेस्ट, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है, टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर होता है, या फिर सिलिका नाइट्रेट कोटिक सिलिका जेल टेस्ट होता है। कौन से टाइप का टेस्ट होता है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। ABCD पे से कौन सा सही आंसर होना चाहिए, A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए, D होना चाहिए। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का कि ये आंसर होना चाहिए, प्लीज जल्दी बताओ बच्चों। ऋचा ने B बोला है, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। पंकज ने C बोला है, वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, अशोक B, जल्दी बताओ प्लीज़। अगर सेशन को लाइक और शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़ सके बच्चों, और जल्दी से जल्दी बताने का ट्राई करो कि क्या होना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का, ABCD। टाइम ख़त्म होने वाला है, जस्ट जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए, D होना चाहिए। ओके बच्चों, जो सही आंसर है वो हमारा क्या होता है बेसिकली, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला टेस्ट किया जाता है। मींस ऑप्शन नंबर B शुड बी द आंसर, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी मैंने क्या बोला था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला टेस्ट किया जाता है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी दोनों सेम थे ना तो कंफ्यूज हो गई थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला टेस्ट किया जाता है। बेसिकली अल्कोहल में क्या होता है, शराब जो होती है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है। क्या होता है बच्चों, इथेनॉल होता है। क्या होता है हमारा अल्कोहल में, इथेनॉल होता है, ठीक है। ये बेसिकली कैसे करा जाता है, ब्लैक टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब अल्कोहल वेपर
कांटेक्ट में आती है ना येलो डाइक्रोमेट के साथ, अल्कोहल इथेनॉल कांटेक्ट में आएगी इसके साथ, पोटेशियम इसके साथ, जब भी इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, ये दोनों आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं ना तो जो कलर चेंज हो जाता है वो कैसे हो जाता है, येलो से ग्रीन हो जाता है। कैसे कलर चेंज हो जाता है हमारा, येलो टू ग्रीन हो जाता है। क्या कलर हो जाता है, येलो टू ग्रीन। और अगर ये चेंज हो जाता है कलर तो पता चल जाता है कि उस बंदे ने क्या कर रखी है, एल्कोहल कंज्यूम करी है। ऑब्वियसली बात है, अगर इथेनॉल होगा ही नहीं उनके अंदर, उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कलर चेंज होगा नहीं। अगर कलर चेंज हो गया तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, मीन्स इथेनॉल, एल्कोहल की प्रेजेंस है। और उससे उन्हें पता चलता है कि उस बंदे ने जो भी whomsoever इज द पर्सन हैज़ कंज्यूम एल्कोहल और नॉट। ठीक है, सो उससे हमें क्या पता, उनको पता चलता है। सो द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनमें अलग होकर एक अमूल आंदोलन जिसका नाम आत्मा सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? हु हैज स्टार्टेड दिस आंदोलन बाय द नेम, कौन सा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ एस्टीम मूवमेंट। किसने रन करना स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी के साथ पहले पार्टिसिपेट करते थे, बट उनके साथ के अलावा उन्होंने खुद से अलग से एक मूवमेंट स्टार्ट करा था। हु वाज द पर्सन हु हैज़ फर्स्ट इनिशिएटेड दिस मूवमेंट, जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा था, ये हमें बताना है। कौन सा मूवमेंट है? द नेम ऑफ द मूवमेंट इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सम्मान आंदोलन। ठीक है, और वो हमें बताना है किसने स्टार्ट किया था। पी त्यागराजन ने, छत्रपति महाराज ने, ईवी रामास्वामी ने, ज्योतिराव गोविंद राव। किसने करा था बताओ, ए बी सी डी, कौन सा होना चाहिए आंसर? कृष्णा पहले आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर, तभी तो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी ना। आप जल्दी से बताओ, जल्दी सारे बच्चे कि क्या होना चाहिए। देखो आंसर जो होगा वो हमारा होगा ईवी रामास्वामी। ठीक है, कौन से ईयर में? 1925 में। क्या 1925 में? 1925 में ईवी रामास्वामी ने इनिशिएट करा था ये मूवमेंट। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे स्टार्ट करा था? तमिलनाडु में स्टार्ट करा था। और बेसिकली ये क्या मूवमेंट का क्या नाम दिया गया था? सम्मान आंदोलन या फिर सेल्फ एस्टीम मूवमेंट, जिसमें उन्होंने डिमांड करी थी इक्वल राइट्स की। किसमें? इक्वल राइट्स की। किसमें? बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए। जो बैकवर्ड पिछड़ी जाति वाले लोग होते हैं ना, उनको उतना सम्मान, उतने ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं थी जितने अपर कास्ट वालों को थी। अपर कास्ट वाले मतलब जो और अच्छे ब्राह्मण्स वगैरह जो होते थे, उनको ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी। बट जो लो बैकग्राउंड वाले, लो कास्ट वाले लोग थे, उनको नहीं दी जाती थी। तो उनके लिए उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट करा था इन द ईयर 1925 एंड वेयर इट वाज इनिशिएटेड, इट वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु। और किन्होंने करा था? हमारे ईवी रामास्वामी पर्सन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसके लिए करा था? इक्वल राइट्स के लिए। इक्वल राइट्स के लिए ऑफ बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, और साथ ही साथ किसके लिए? और इनके अलावा और किनके राइट्स के हित में लड़ने के लिए? राइट्स फॉर वुमेन्स, महिलाओं के राइट्स के लिए। ठीक है,
ये इनका मोटो था, इन दोनों के राइट्स के लिए लड़ना। ये कब हुआ था? 1925 में तमिलनाडु में किनके द्वारा हुआ था? ईवी रामास्वामी के द्वारा हुआ था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, कैसे ये सब इससे रिलेटेड जो था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकतंत्र तत्व को समावित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? मीन्स थ्रू विच मीडियम वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड टू इनकॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पॉपुलर एलिमेंट्स इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में। ठीक है, कब अटेम्प्ट किया गया था? कौन से ईयर में अटेम्प्ट किया गया था, ताकि वो क्या कर सके, कुछ चेंजेस ला सके, किसमें? गवर्नेंस ऑफ इंडिया में चेंजेस ला सके। वो कौन से ईयर में करा था वो हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। कौन से ईयर में ये एक्ट आया था और क्या क्या चेंजेस आए थे वो भी हम लोगों को बताने हैं। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का। गुड मॉर्निंग मनीष, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करेंगे बताने का। दस सेकेंड है आप सभी के पास। बताओ क्या होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। कौन सा सही आंसर होना चाहिए हमारे इस क्वेश्चन का? देखो बच्चों, जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, डी बोला है किसी ने बी बोला है, ओके, सी बोला है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है इंडियन काउंसिल ऑफ 1909। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल था, जिसको किस और नाम से जानते थे? मोर्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते थे। किसके? मोर्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते थे। बेसिकली ये क्या लेके आया था? लिमिट लेके आया था इंक्रीज इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये लिमिटेशन लाया था कि इंडियन का इन्वॉल्वमेंट किसके साथ? ब्रिटिश लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? लिमिट होगा। ठीक है, इन ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस का इन्वॉल्वमेंट, इंडियंस के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? लिमिटेड होगा। ये इसके अंदर आया था। बेसिकली इसके अंदर इस बारे में क्या हुई थी? बात की गई थी। ठीक है, बेसिकली जॉन मॉर्ले जो था, ठीक है, जॉन मॉर्ले हमारा कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। और लॉर्ड मिंटो हमारे कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें इन दोनों पर्सन का क्या था? इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे टाइम कम है, हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सत्यशोधक समाज ऑफ ज्योतिबाई फूले ट्राई इन द सेंचुरी। ये सत्यशोधक समाज पिछड़ी शताब्दी, ठीक है, में ज्योतिबाई फूले ने ये जो इस बारे में इन्होंने स्टार्ट करा था। किसके बारे में? सत्यशोधक समाज से रिलेटेड जो उन्होंने स्टार्ट करा था ज्योतिबाई फूले ने, वो किस रिलेटेड करा था? उनका बेसिकली मेन मोटिव क्या था? मेन एम क्या था? उन्होंने ये जो स्टार्ट करा था, जो भी इन्होंने इस नाम से जो भी चीज़ स्टार्ट करी थी, वो बेसिकली क्या थी? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास। प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर कास्ट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड देयर ओकेशन द
स्पिरिचुअल्स, या फिर अटैक ऑन कास्ट सिस्टम, द लीडरशिप ऑफ एंटी जमींदार एंड एंटी महाजन रिबेलियन इन सतारा, या फिर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर अनटचेबल। मतलब उन्होंने किस चीज़ के बारे में, उनका मेन मोटिव था, फर्स्ट के बारे में है कि प्रोटेक्शन, मतलब कि लोअर कास्ट वालों को भी प्रोटेक्शन दी जाए ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से। ब्राह्मण वगैरह जो होते थे उनकी सोच काफ़ी पुरानी होती थी, ऑर्थोडॉक्स मीन्स काफ़ी पुरानी, कि हम उनको टच नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, काफ़ी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें हट जाएँ, वो सब चीज़ें ना हो। या फिर कास्ट सिस्टम पे अटैक करने के बारे में उन्होंने इसके द्वारा इन्होंने स्टार्ट करा था। या फिर अलग कास्ट होना चाहिए, मतलब अलग, हमारा अनटचेबल्स के लिए बिल्कुल अलग जगह होनी चाहिए, अलग चीज़ें होनी चाहिए। या फिर उन्होंने एंटी ज़मींदार और एंटी महाजन्स के बारे में इसमें इस चीज़ में है। तो किसके बारे में है ये बताने का ट्राई करो कि क्या होना चाहिए आंसर। ए बी सी डी, कौन सा सही आंसर होना चाहिए हमारा? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का कि क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी बताएं, ए बी सी डी। ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। कौन सा सही आंसर होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन का? ए बी सी डी सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए बेसिकली ये जो सत्य शोधक समाज तो था जो इस्टेब्लिश हुआ था ज्योतिबाई फूले के द्वारा इन द ईयर 1873, इन विच ईयर 1873 में दे हैव इनिशिएटेड, शी हैव स्टार्टेड। और उन्होंने बेसिकली इसका एम था लाइब्रेटिंग द शूद्र वगैरह कास्ट को उठाने के लिए, ठीक है, एंड द बैकवर्ड कास्ट फ्रॉम द ऑपोजिट हिपोक्रेटिकल ब्राह्मण्स, वेरी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है वो हमेशा उनको दबाने में लगे रहते थे। बट शी वॉज द पर्सन, शी हैज़ थिंक कि उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, वो इक्वालिटी के अंदर लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे हम किसी को अलग करेंगे किसी से, हम उनके टैलेंट के बेस पे या फिर उनके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं उनके बेस पे हमें बताना चाहिए कि ये पर्सन ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है। ऑब्वियसली हमें कास्ट के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सो यही उनका एम था, उनका यही एम था कि टू अपलिफ्ट द शूद्र और द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के उनके उसमें उनके साथ वो उनकी थिंकिंग को ना मध्य नजर रखते हुए भी उनको क्या करना, अपलिफ्ट करना। दैट वाज द एम ऑफ विच ज्योतिबाई फूले, ठीक है। और कब इनिशिएट करा था उन्होंने? 1873 में शी हैज़ इनिशिएटेड दिस मूवमेंट। Next question, in which of the following movement महात्मा गांधी used hunger strike as a weapon? कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना सबसे ज़्यादा मेन क्या बनाया, हथियार बनाया था? कौन सा मूवमेंट था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922 वो वाला मूवमेंट में करा था हंगर स्ट्राइक उन्होंने, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में करा था, अहमदाबाद स्ट्राइक में करा था, या फिर बरदोली सत्याग्रह? कौन से एक्ट में, कौन से मूवमेंट में उन्होंने किसका यूज़ करा था? येस, वी कैन प्रोवाइड द PDF। आप नीचे ये वीडियो है ना उसके नीचे आपको नीचे नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर, सो यू कैन कॉल ऑन दैट और यू कैन कॉन्टैक्ट द अभ्यास करो पर्सन। आप उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं ना, वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ये पेड होता है, तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है। बताइए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जाते जाते प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा। बताइए कि क्या होना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का, A B C D। देखिए
ओके, सो जो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हमारा था मूवमेंट, वो हमारा था अहमदाबाद स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद की स्ट्राइक थी कब, 1918 में। ठीक है, वो मूवमेंट लेड किसने करा था, महात्मा गांधी ने शुरू करा था 20th सेंचुरी में। जब वो कहाँ से रिटर्न हुए थे बच्चों, वो रिटर्न हुए थे अपने साउथ अफ्रीका से। जब उन्होंने रिटर्न हुए थे तो उन्होंने ये मूवमेंट अहमदाबाद में स्टार्ट करा था बेसिकली। इसमें उन्होंने 1980 में उन्होंने वर्कर्स और किसके बीच में डिस्प्यूट था, वर्कर और जो मिल ओनर्स थे, कारखाने के मालिक थे, उनके बीच में डिस्प्यूट था। तो उन्होंने किसका साथ दिया, उन्होंने वर्कर का साथ दिया और उन्होंने बोला कि आप लोग डिमांड करो कि आपकी वेजेस में, मतलब आपकी सैलरीज में कितना % इंक्रीज़ करेंगे लोग, ये लोग 35% इंक्रीज़ करें। तो आप इस चीज़ के लिए लड़ो। ठीक है, आप कौन लड़े, वर्कर्स जो उस मिल में काम करते थे वो लड़े 35% ऑफ द सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, सो ये इनका मोटिव था ताकि इनकी इतनी सैलरी इंक्रीज हो। और व्हाट वेपन दे हैव यूज द हंगर स्ट्राइक। ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल माध्यम चुना इसको स्टार्ट करने के लिए, इस मूवमेंट को। ये आपको ये बेसिकली इसमें ही मतलब यही बात है कि कौन सा एक्ट था, अहमदाबाद स्ट्राइक का एक्ट था। उसमें बेसिकली किसके बीच में डिस्प्यूट था, वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट था। और उन्होंने क्या डिमांड किसके साथ में थे, वो वर्कर्स के साथ में थे। उन्होंने बोला था दैट यू प्लीज़ आज डिमांड फॉर द इंक्रीज ऑफ योर सैलरी, आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए डिमांड करिए। कितने % करिए, 35% करिए। और बस यही है, इतना ही है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। ट्राई करेंगे कि RRB और GS की क्लास जो मतलब उसमें हो, GS की क्लास हो, उसमें मिक्स क्वेश्चन हो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक अब आपकी जो क्लास होगी वो आई थिंक UP एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। तो अभी आप बने रहिए, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में सर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।